इसलिए बस ड्राइवर से तुमने फोन लिया, सचिन को कॉल किया। नोएडा पुलिस को तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम मिले हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्यों थे? एक टूटा हुआ फोन भी था, इसे तोड़ा क्यों था? सीमा कहती है, नेपाल से भारत आने के बाद मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। मैं सचिन के पास आई थी, तब उन्होंने मुझे नया सिम ला कर दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। पाकिस्तान में उसके जितने फोन इस्तेमाल किए, उनमें से एक भी वो भारत लेकर नहीं आई। नेपाल भी उसने दूसरे लोगों के हॉट स्पॉट से व्हाट्सएप कॉल किए। पाकिस्तान में वह अपना पर्सनल लैपटॉप क्यों छोड़कर आई? तो एटीएस ने, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है यूपी की, उसने जो इनसे सवाल पूछे, अब आप वो भी जान लीजिए और इसके जवाब भी जान लीजिए। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक, अब ये सूत्र क्या होते हैं साहब? सूत्र क्या होता है ना, ऑफिशियली पुलिस कोई जवाब नहीं देती तो किसी अपने अधिकारी को बोल करके कि यार तू बोल दे, ये जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए, तो तेरे लेवल पर कर ले, वो वाली चीज ये होती है। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक सीमा से एसपी रैंक के अधिकारी ने पूछताछ की। इस दौरान आईबी के अफसर भी मौजूद थे। सवाल था कि दोनों पासपोर्ट दिखाते हुए बता इनमें से असली कौन सा है। सीमा हैदर ने कहा कि मैं 10 दिन से बता रही हूं, पहले पासपोर्ट में मैं सिर्फ सीमा लिखवाई थी, उससे दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरे पासपोर्ट में मैंने सीमा गुलाम हैदर लिखवा लिया। ठीक है साहब। दूसरा सवाल इससे पूछा, भाई तेरा भाई और चाचा पाकिस्तान की आर्मी में है, उन्होंने तुम्हें यहां भेजा और आईएसआई ने तुम्हें पाकिस्तान से यहां भेजा। सीमा बोलती है कि मैं अपने भाई और चाचा से कई सालों से नहीं मिली हूं। आईएसआई क्या होता है ये तो मुझे बिल्कुल इंडिया आने के बाद, टीवी देखने के बाद पता चला है। चैनल मुझे आईएसआई एजेंट बता रहे हैं। मैं सिर्फ सचिन के लिए नेपाल के रास्ते चलकर भारत आई हूं। प्यार है जी। अच्छा, फिर सवाल पूछा गया, तुम कराची में रहती हो, पाकिस्तान में पैदा हुई हो, आईएसआई का नाम नहीं जानती, ये कैसे संभव है? तुम्हारे घर वाले पाकिस्तान की फौज में हैं, तुम स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसा गेम खेलती हो, लेकिन आईएसआई के बारे में तुमने नहीं सुना। इस पर सीमा हैदर कहती है, अब आधी लाइफ तो बच्चे पैदा करने में और पालने में बीत गई। 5 साल से मैं सिर्फ टाइम काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी। बड़ा सवाल तो यह है, भाई मेरे पास मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि मां के पास 2 बच्चे संभालने के अंदर भी पूरा टाइम निकल जाता है। इसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में भी ये समय पबजी खेलने का निकाल ले रही है, जिसमें 2019 से यदि ये पबजी खेल रही है तो टेक्निकली एक बच्चा तो मेरे हिसाब से इसका बाद का ही है, क्योंकि 3 साल की बच्ची है इसकी। भाई 3 साल के हिसाब से 2020 में तो बच्ची पैदा हुई है। इसके पास इतना फुर्सत कि ये पबजी भी खेल रही है, उस समय किसी 2 साल के बच्चे को पाल भी रही है। 2 बच्चे ऑलरेडी हैं जो उस समय 4 साल के और 3-5 साल के हैं, उनको पालते पालते पबजी खेल रही है। ये तो साहब जमने से ऊपर ही चला जा रहा है। आधी लाइफ बच्चे पैदा करने में और पालने में चली गई। 5 साल में सिर्फ टाइम काटने के लिए पबजी खेलती थी। टाइम था साहब इसके पास। ऐसे में इस जैसे वर्ड को सुनने का टाइम ही नहीं मिला कि आईएसआई क्या होती है। अच्छा, तुम्हें वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला तो तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है? कहां सीखी और कहां से सीखी? और 5वीं तक ही पढ़ी हो ना? तो इसने कहा कि मैंने जो भी सीखा वो 2019 के बाद सीखा, जब से पबजी खेलना शुरू किया उससे पढ़े लिखे लड़कों को। तो आजकल आप में से तो कईयों को ऐसा लगने लगेगा कि बाकी ये जो क्लासेस है सब बंद कर देनी चाहिए, पबजी ही खेल लेना चाहिए, शायद उसकी वजह से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता हो। तो भाई साहब इसने पबजी खेलने से ज्ञान लिया है, ऐसा इसने कहा। फिर क्या किया, एटीएस के कुछ अधिकारियों ने इंग्लिश की कुछ लाइनें बोर्ड पर लिखी, वो इसने धड़ल्ले से पढ़ दी। भाई साहब शिक्षा का स्तर पाकिस्तान में इतना ऊपर हो कि 5वीं क्लास व्यक्ति इंग्लिश की लाइनें धड़ल्ले से पढ़ ले तो पाकिस्तान तो सोचो ना, मतलब टॉप नेशन होना चाहिए था। फिर इससे सवाल पूछा गया, भाई साहब आपकी उर्दू, अरबी, सिंधी के अलावा तुम हिंदी, अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से बोल रही हो, इसकी ट्रेनिंग तुम्हें किसने दी? क्या किसी ने तुमसे कहा कि भारत जाकर हिंदी में बात करनी है? शब्द देखो इसके, जैसे कि शरण, अनर्थ, ऐसे शब्द, ये मुश्किल मुश्किल भारी भारी शब्द बोल रही है। फिर कहती है मुझे ये किसी ने नहीं सिखाया, मैं कई बार कह चुकी हूं, मेरी मोहब्बत के लिए मैं यहां आई हूं। मैं सचिन से बात करते करते हिंदी सीख गई। इससे दिमाग और खटक गया। भाई सचिन तो खुद यूपी की हिंदी बोलता है, उसको खुद शुद्ध हिंदी नहीं आती बोलना, तुम उनसे बात करते करते कैसे सीख गई? इस पर फिर वो चुप हो जाती है, फिर वो जवाब नहीं देती। उसको नहीं पता था कि वो हिंदी बोल करके भी फंस सकती है। वो अपने ही सवाल में फंस गई, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया कि ये तो पकड़ गए पुलिस वाले हैं, कुछ भी पूछेंगे। सवाल फिर उससे पूछा, तुमने 4 जुलाई को पुलिस से कहा था कि नेपाल से बस के जरिए तुम सचिन के पास आई, तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, मान लिया, इसलिए बस ड्राइवर से तुमने फोन लिया, सचिन को कॉल किया। नोएडा पुलिस को तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम मिले हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्यों थे? एक टूटा हुआ फोन भी था, इसे तोड़ा क्यों था?
सीमा कहती है, नेपाल से भारत आने के बाद मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। मैं सचिन के पास आई थी, तब उन्होंने मुझे नया सिम ला कर दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। भाई, तू पाकिस्तान की एजेंट है कि तू पाकिस्तान की विजय माल्या है कि तू भाग के आ गई तो तेरे को कोई ट्रैक कर लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब यह है कि तेरे को ट्रेस होने का अगर डर है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि तुझे पता है कि कहीं ना कहीं कोई मामला चल रहा है? मतलब तेरे को ये भी 5वीं पास लोगों को ये पता होता है क्या कि मोबाइल से ट्रेस हो सकता है? आप में से कईयों को नहीं पता होगा ये जानकारी, तो जो लिसनर्स हैं हमारे उनको नहीं पता होगा कि मोबाइल से ट्रेस कैसे होता है। ठीक है, अच्छा। फिर कहती सचिन ने एक सिम ला कर दिया, बाकी सिम कहां से आए? बोले मुझे याद नहीं है कि मेरे पास बाकी सिम कहां से आए। तो भाई साहब, इनके साथ पूछताछ में फिलहाल यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, आईबी और रॉ, ये सब इनके साथ पूछताछ कर रही है। फिर सवाल पूछा, तुमने अपने सभी सिम को अलग अलग मोबाइल में लगाया और सभी में व्हाट्सएप चलाया। व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फोटो किसी लड़की की है, एक दूसरे व्हाट्सएप पे कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर है। ये सब करने के पीछे की असली वजह क्या थी? तो ये कहती है मैंने कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बनाया, ना ही मैंने कोई फोटो लगाई। फिर सवाल पूछा, 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में तुम्हारा बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, इतना पैसा कहां से आया? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो सच बता दो, हम तुम्हें भारत की नागरिकता दिला देंगे। इसको लालच दिया गया। सीमा ने कहा, कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए 2 बार आने जाने में। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम से था, उस घर में मैं रहती थी। मैंने अपने जेवर बेचकर पति को दुबई भेजा था, तो खुद के लिए भी पैसे का जुगाड़ कर सकती थी। कई बार कह चुकी हूं कि किसी ने मेरी मदद नहीं करी, मैं अपनी मर्जी से आई हूं। फिर सीमा के प्यार पर सवाल आया कि भारत में तुम कितनों को जानती हो? तो इसने कहा मैं ठीक से तो नहीं जानती, लेकिन पाकिस्तान में जब थी तो सचिन की तरह और भी कई लोग थे जिनसे पबजी के थ्रू बात होती थी, उनमें से कुछ लोगों को जानती हूं। तो ये इसका वो सीमा गुलाम हैदर वाला पासपोर्ट है जो आप देख रहे हैं। तुम्हारी असली उम्र क्या है? तो इसने कहा पाकिस्तान में पैसा देकर ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा भारत आने की असली वजह क्या है? बोले मैं तो 4 बच्चे लेके सीमा हूं, लेकिन सचिन के प्यार में यहां चली आई हूं। बोले 8 मई को तुमने नया मोबाइल खरीदा और 8 मई को ही तुमने नया पासपोर्ट बनवा लिया। अगेन ये बड़ा सवाल है भाई साहब। पासपोर्ट जिस दिन आपको बनवाना होता है ना, पासपोर्ट ऑफिस, इंडिया में भी आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने की चिंता होती है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना होता है, उनके टाइम पे जाना होता है, पूरी प्रोसेसिंग पूरी करनी होती है। ये उसी दिन फोन खरीदती है और उसी दिन पासपोर्ट भी बनवा लेती है। ऐसी स्थिति में फिर सवाल बना कि तेरे बिल के ऊपर सेम डेट डली हुई है, 70,000 रुपए का तू फोन खरीदती है और उस पर डेट 8 मई लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि तेरी प्रॉपर प्लानिंग थी कि ये सारे काम तू कैसे करेगी। तूने 70,000 रुपए का पाकिस्तानी फोन खरीदा भाई, पुराना फोन तोड़ दिया, इसकी वजह बता। तो इसने कहा फोन इसलिए तोड़ दिया क्योंकि बच्चों को सिम चलाने के लिए नहीं दे सकती थी। आईडी कार्ड एक मेरे पति का है भाई, 4 फोन लेकर कोई चल रही है, बच्चों को फोन चलाने के लिए नहीं दे सकती, 4 से पबजी खेलती है, पैरों का भी कभी कभी पबजी खेलने में इस्तेमाल करती है। मुझे ऐसा लगता है मेरा एक ही आईडी कार्ड है, हर कोई एज कम से कम 3 से 4 साल कम लिखवाता है, इसलिए हमने यहां पर एज कम लिखवा दी। बोला अच्छा भाई, फिर तू ये बता कि तेरे नाम का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने, फॉलोअर्स, फेसबुक पेज, यूट्यूब पर वीडियो, दिल्ली एनसीआर के कनेक्शन, ये सब क्या है? बोले ये सब फर्जी अकाउंट है, मेरे इसमें से कुछ भी नहीं है। अब सवाल आया सचिन के पिताजी से पूछने का कि हाँ भाई जी, नेत्रपाल जी बताइए। सचिन से पूछा, नेत्रपाल यानी सचिन से पूछा, सचिन के पिता से पूछा कि तुम घर पर भी सीमा से मिल सकते थे, तुमने सीमा से पहली मुलाकात जंगल में क्यों की? क्योंकि पहली बार सचिन ने अपने प्यार से मिलवाया कहां पर ले जाकर? जंगल में ले जाकर मिलवाया। तो नेत्रपाल कहते हैं कि साहब मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। जवाब हो भी कैसे, बड़ा सवाल है। फिर पूछा गया बुलंदशहर में जाकर कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? ये किसका प्लान था? ये काम तो तुम नोएडा में भी कर सकते थे, मंदिर में भी कर सकते थे, सीमा नागरिकता लेने के इरादे से तो तुमने ऐसा नहीं किया। इस पर भी उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। फिर इनसे पूछा गया तो इन्होंने ज्यादातर समय रोने में ही अपना समय बिताया और ऐसी स्थिति में इनके जो सवाल हैं उनको कई जगह क्रॉस वेरीफाई भी किया गया। सीमा के जब जवाब देते रहे तो जवाब से उसके ऊपर शक बढ़ने लगा। इसके आधार पर यूपी एटीएस अब इसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि ये कैसे मैनेज कर रही थी, हिंदी इसकी चौंकाने वाली कैसे है। हर पाकिस्तान का शख्स जब उर्दू बोलता है तो ये उर्दू और भारत में बोले जाने वाली उर्दू में इतना अंतर है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका कोई हैंडलर रहा है जिसने इसे नेपाल तक पहुंचाया है और नेपाल से इसको इंडिया में एंट्री कराई है। इसके पीछे का कोई ना कोई मकसद है। हालांकि पुलिस इस बात को ऑफिशियली रिवील नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों के आधार पर सुर्खियों में बनकर चीजें आ गई हैं
तो अब ऐसी स्थिति में सीमा और उसके बच्चों पर जो पासपोर्ट पर नेपाल का स्टैंप का मिलना हो, सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम जांच के लिए फिलहाल अब नेपाल भी जाएगी और एक शारजाह एयरपोर्ट पर भी जाएगी, जो इन सब चीजों की जांच करेगी। कुछ सबूत जो इसके मिले हैं, जैसे पाकिस्तान का फैमिली रजिस्ट्रेशन, 2 वीडियो कैसेट, 5 मोबाइल डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें इसकी मिली हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जब पूछा गया कि क्या आप लोग इस विषय पर कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ, पहले उसे हमने गिरफ्तार किया था लेकिन इंक्वायरी के आधार पर छोड़ दिया था। अब उसके ऊपर जांच एजेंसीज जांच कर रही हैं और जैसे भी कोई जांच निकल कर आएगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इस पर बकायदा उत्तर प्रदेश की जो डीजीपी ऑफिस है उसके द्वारा एक ब्रीफ नोट इशू किया गया और उसमें पूरे ब्रीफ नोट में बताया गया कि ये कैसे कैसे यात्रा करते हुए कहां रुकी, कितने दिन रुकी। पहली बार जो सीमा है ये 15 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा पर 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से शारजाह पहुंचती है, वहां से फिर नेपाल पहुंचती है। 17 मार्च को इसी रूट से नेपाल से चलकर वापस 18 मार्च को पाकिस्तान पहुंचती है। सचिन मीणा 8 मार्च 2023 को गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर पहुंचता है। 9 तारीख को वहां से सोनाली बॉर्डर क्रॉस करके काठमांडू पहुंचता है। 10 मार्च को काठमांडू नेपाल में पहुंचकर एक नई होटल लेता है, न्यू विनायक होटल में कमरा लेता है और वहीं कमरे पर जाकर के ये दोनों लोग आपस में 7 दिन साथ रहते हैं। इसके बाद दूसरी बार सीमा 10 मई को आती है, 15 दिन का टूरिस्ट वीजा लेकर आती है, अपने बच्चों के नाम बदलवाती है। 4 बच्चे हैं जिनमें सबसे बड़ा जो बच्चा है उसकी उम्र 7 साल है, उसका नाम फरहान था जिसको बदलवाकर राज कर दिया गया। पुत्री फरवाहा, उसका नाम प्रियंका कर दिया जो 6 साल की है। फरीहा, उसका नाम परी कर दिया गया जिसकी उम्र 5 वर्ष है। मुन्नी, उसकी उम्र 3 साल कर दी गई। उनको लेकर कराची एयरपोर्ट से दुबई पहुंचती है। अब सवाल यह भी कई जगह उठाया जा रहा है कि इसके बच्चों का अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए तो संभव है इस बारे में भी क्लैरिटी आ जाए कि ये बच्चों के नाम को लेकर के भी झूठ बोल रही हो सकती है। हो सकता है बच्चे भी प्लांट किए गए हों, यह भी संभव है।